वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम फिर से एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं और उसमें हम सारे जेल पहरी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो जीके का सब्जेक्ट रहेगा। जीके के आज हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखते होंगे तो उनके मन में ये बात आती होगी कि ये सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम इनको क्यों देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो हमसे बनते हैं या ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, अब इनकी आने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूं कि सारे सेट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि सेम टू सेम रिपीट होना। रिपीट का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को पूछा और उसका आंसर पूछ लिया, फिर उस आंसर को क्वेश्चन में लिख दिया और उस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया। बात समझ में आ रही है? जैसे संबल योजना के बारे में पूछा था, ठीक है। जैसे रीजनरेशन के बारे में पूछा था कि रीजनरेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है, फिर पूछ लिया कि रीजनरेशन में जीव में कैसी प्रक्रिया होती है। इसमें फिर से एक रीजनरेशन का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार मॉडिफाइड करके पूछा जाता है। और मैं जब भी एक क्वेश्चन आपको बताता हूं तो उस क्वेश्चन के साथ साथ जितनी भी चीजें हैं उन सभी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुल मिलाकर उस टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन की बच पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से अगर कोई सा भी फैक्ट, कोई सा भी, जैसे एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और उसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर प्री में है तो वो सेम पूछ लेगा, सेम आ जाएगा, है ना। जैसे एक अभ्यारण्य के बारे में पूछा था, वही अभ्यारण्य के बारे में एमपीपीएससी में भी पूछा गया था। लेकिन अगर मेंस में पूछा जाएगा तो मैं मेंस में भी आप लोगों के लिए वो यहाँ पर सहायक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे भी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसका हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं। जब डिटेल पढ़ते हैं तो 3 नंबर और 6 नंबर में उसे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी प्रकार की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सभी को हम लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपने डाटा पूरा पढ़ लिया, गहराई से सारे उसके फैक्टों को देख लिया, तो कोई सा भी एग्जाम हो, प्री हो या मेंस हो या जेल पहरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें उसके काबिल बनना है। अगर हम उसके काबिल बन गए, उस लेवल तक पहुंच गए, तो फिर सिलेक्शन निश्चित है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जीके का पहला पोर्शन में पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विमान पत्तन आप जानते ही हैं। विमान पत्तन का एक प्राधिकरण होता है ना, जैसे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसने आधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की? आधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की, है ना। इसका मतलब ये है कि ऐसा संगठन होगा जहां पर रिसर्च होगी और उड्डयन से संबंधित सारी चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये कहां पर बना? हैदराबाद में बना। कहां पर बना? हैदराबाद में बना, ठीक है। हैदराबाद में संगठन की स्थापना की, अनुसंधान संगठन है। और उड्डयन है, उड्डयन मतलब एयरलाइंस, उड्डयन मतलब होता है एयरलाइंस, उड़ने वाले जितने भी विमान पत्तन। देखो, विमान पत्तन का मतलब यह है कि जो एयर इंडिया का पत्तन है, एयर इंडिया का जो एयरपोर्ट होता है उसको भी पत्तन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वो विमान पत्तन कैसा होता है? एयर इंडिया वाला होता है। और जो पोर्ट होता है वो जलयान वाला होता है। बात क्लियर है? हैदराबाद पर थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं। हैदराबाद जो शहर है ये पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी था, अब ये तेलंगाना की राजधानी हो चुका है। हैदराबाद शहर का पुराना नाम भाग्यनगर था। हैदराबाद शहर का पुराना नाम क्या था? भाग्यनगर था। भाग्यनगर में एक राजा थे, है ना, निजाम खान राजा थे, है ना। कुली कुतुब शाह राजा थे। तो कुली कुतुब शाह राजा को एक बार एक नृत्यांगना का नृत्य बहुत पसंद आया और नृत्यांगना से उन्होंने कहा कि मांगो जो तुम्हें मांगना है। तो उस नाचने वाली लड़की ने कहा कि आप मेरे नाम पर इस शहर का नाम रख दीजिए, इससे आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसी लड़की के नाम पर, उस लड़की का नाम था हैदर बेगम, और उस हैदर बेगम के नाम पर उस भाग्यनगर शहर का नाम हैदराबाद कर दिया। और वो हैदराबाद नाम आज भी चला आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चला कि हैदराबाद नाम कैसे रखा गया? हैदर बेगम के नाम पर रखा गया। और किसने रखा? कुली कुतुब शाह ने। इसलिए कभी भी आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की, हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के तट पर बसा है। हैदराबाद शहर जो है ये मूसी नदी के तट पर बसा है, जिस पर निजामों का शासन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वहां पर
ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और इस ऑपरेशन पोलो से इस हैदराबाद की रियासत को आज़ाद करके भारत संघ में शामिल कर दिया गया था। बात क्लियर है। हैदराबाद को पर्ल सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, मोतियों का शहर भी इसे कहा जाता है, मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो सारी जानकारी जितनी भी थी हैदराबाद से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। हैदराबाद जो राजधानी है ये तेलंगाना की है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बिजली मंत्रालय ने एयर कंडीशनर के लिए एक तापमान की जो रीडिंग है उसको डिफॉल्ट के रूप में निश्चित किया है ना। उन्होंने सेटिंग में डिफॉल्ट को उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इतना जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा ठंडी और गर्मी के बीच के लिए। तो उस टेम्परेचर की रीडिंग पूछी थी तो वो रीडिंग होगी 24 डिग्री सेल्सियस, है ना। 24 डिग्री सेल्सियस जो रीडिंग है ये बिजली मंत्रालय ने इसको निर्धारित किया है किसमें, एयर कंडीशनर में। एयर कंडीशनर आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिसमें हम गर्मी में से यूज़ करते हैं। शॉर्ट में इसको एसी कहा जाता है और इसमें CFC गैस भरी जाती है। CFC गैस भरी जाती है। CFC जो है एक प्रकार का शीतलक होता है और इसमें इस गैस को इस तरीके से यूज़ किया जाता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत पर कि जब ये एनर्जी जब इस गैस को वातावरण में रिलीज किया जाता है तो ये वातावरण की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है और वातावरण में आपको ठंडक महसूस होने लगती है। CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर फ्रिज में भी होता है। मतलब जितने भी शीतलक हैं उसमें CFC का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, MP में देवरी घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया है ना। रिपेयरिंग तो आप जानते ही हैं, रिपेयरिंग किसकी होती है, घड़ियालों को सुरक्षा देना। देवरी घड़ियाल, अब ये पूछा है सीधा सा है कि ये किस अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यारण्यों के ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, जिसमें से इसका सही आंसर जो है वो है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, है ना। इसी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है ना। लेकिन ये चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये मुरैना में स्थित है। चंबल अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी का पुराना नाम चर्मावती था और ये इंदौर के पास जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी चंबल नदी में बहुत सारे घड़ियाल पाए जाते हैं जो मगरमच्छ जैसे होते हैं लेकिन मगरमच्छ नहीं होते। मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर बहुत अच्छे से आप जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको दोनों का डायग्राम दिख जाएगा और आप अंतर समझ जाएंगे, ठीक है। तो घड़ियाल नदी में ही होंगे क्योंकि घड़ियाल जमीन पर नहीं हो सकता, तो चंबल नदी बगल से निकलती है, उसी में घड़ियाल है, वहीं पर एक देवरी घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर को स्थापित किया है। चंबल की हम बात करते हैं, चंबल जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना, चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1978-1979 के आसपास की गई थी और इस अभ्यारण्य में डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जा रहा है। डॉल्फिन आप जानते हैं कि भारत का जलीय जीव है। डॉल्फिन को हम सूंस के नाम से भी जानते हैं। आपके लिए क्वेश्चन रहा कि डॉल्फिन जलीय जीव किस वर्ष निर्धारित किया गया। डॉल्फिन जलीय जीव किस वर्ष निर्धारित किया गया और आप बताएंगे कि डॉल्फिन को सूस के अलावा चीन में क्या कहा जाता है, म्यांमार में क्या कहा जाता है, भूटान में क्या कहा जाता है ना। जितने ज़्यादा हो सकें आप बताइए, लेकिन चीन में क्या कहा जाता है इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि पड़ोसी देश जितने हैं, पड़ोसी देश में डॉल्फिन को क्या कहा जाता है उसका आंसर आप मुझे बताएंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों के आप नाम बता देंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, ठीक है। डॉल्फिन का अगर वैज्ञानिक नाम बता दें तो और भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा ताकि आप भी आलस्य को ग्रहण ना करें, आप भी आलस्य को त्यागें और क्वेश्चनों को ढूंढें ताकि जब मैं यहां से क्वेश्चन बताऊं तो आपको भी बहुत सारी चीजें पता रहे। 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सोनम वांगचुक, है ना। सोनम वांगचुक लगता
फीमेल का नाम है लेकिन ये पुरुष हैं, है ना, पुरुष हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और था, भारत वाटवानी। तो सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च कार्य किए थे, है ना, बहुत सारे लोगों को इन्होंने विकास किया था, इसलिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। रमन मैग्सेसे जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, है ना, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था और 1958 से ये लगातार दिया जा रहा है ना। तो इसे एशिया का नोबेल भी पुरस्कार कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, बहुत सारे लोग इसमें पीवी सिंधु लगा देते हैं, जबकि सही आंसर क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वो पहली महिला थी जिन्होंने पहली बार क्या जीता? मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। कब जीता? सन 2000 में। किस खेल प्रतियोगिता में? तो वेट लिफ्टिंग में आप जानते हो वजन उठाता है, उसी को वेट लिफ्टिंग कहा जाता है ना। तो उस वजन उठाने वाली प्रतियोगिता में इन्होंने पहली बार मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद इन्होंने गोल्ड भी जीता, है ना, लास्ट में सिल्वर जीता, बहुत सारे मेडल जीते। तो पहली पूछे तो आपको ये लगाना है, और अगर पहले पुरुष पूछे तो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, वो निशानेबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ एक चीज और, ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 से हुई थी। ओलंपिक की जो शुरुआत है वो ओलंपिया नामक शहर में हुई थी। ओलंपिया जो शहर है वो यूनान में एथेंस के पास एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसे ओलंपिया कहा जाता है, वहां ऐसे 1896 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा क्षेत्र का नाम किस सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अशोक ने शादी की थी, है ना, अशोक ने शादी की थी विदिशा के नगर सेठ की पुत्री से, जिसका नाम महादेवी था। कहीं कहीं श्री देवी और कहीं कहीं देवी भी लिखा रहता है, तो उन्हीं के नाम पर इसको विदिशा कहा गया। विदिशा को बेसनगर, वेश्यावृत्ति, भेलसा, आलमगीरपुर, महामलिस्तान, है ना, आदि नामों से जाना जाता है ना। विदिशा को भेलसा, भद्रावती, है ना, भेलसा, भद्रावती, महामलिस्तान, आलमगीरपुर, है ना, ऐसे बहुत सारे नामों से विदिशा को जाना जाता है। कम से कम 30 से 40 नाम हैं और सारे नाम मैंने लिखवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा था कि हेलियोडोरस का स्तंभ जो है वो किससे समर्पित है? हेलियोडोरस का जो स्तंभ है वो किससे समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अब इससे आने वाले जितने भी तमाम तरीके के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, हेलियोडोरस जो स्तंभ है इसका वास्तविक नाम है गरुड़ स्तंभ। हेलियोडोरस का जो स्तंभ है इसका वास्तविक नाम है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था, और हेलियोडोरस ने जब इसका निर्माण किया इसी कारण इसको हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं, है ना। वास्तविकता में ये गरुड़ स्तंभ है, और आपको पता है कि गरुड़ जो रूप है वो भगवान विष्णु ने रखा था, इसलिए भगवान विष्णु को समर्पित है। हेलियोडोरस की अगर बात करें तो यूनान का राजदूत था और ये भारत में आके रहने लगा था। भारत में आके किस राजा के दरबार में रुका था? इसका आंसर आप मुझे देंगे। हेलियोडोरस यूनान से आकर भारत के किस राजा के दरबार में रुका था? इसका आंसर आप मुझे देंगे। और अगर हम बात करें तो हेलियोडोरस का जो स्तंभ है ये विदिशा में स्थित है और ये भागवत धर्म के लिए समर्पित है। हेलियोडोरस का जो स्तंभ है ये भागवत धर्म के लिए समर्पित है, और ये कहां पर है? ये आपका विदिशा में स्थित है। और विदिशा के आम जो लोग हैं इसे खंबा बाबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भागवत धर्म की स्थापना किसने की? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण परियोजना तकनीक का आर्थिक मूल्यांकन कौन करता है? तो सीधी सी बात है, अगर सिंचाई की बात है तो केंद्रीय जल आयोग ही करेगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो मैंने आपको संविधान कितने अच्छे से पढ़ाया था, और इस सेट में 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे गए हैं। जिन्होंने मेरे संविधान के सारे वीडियो देखे हैं वो उनका संविधान से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त ये है कि आप उन वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और नोट्स बनाएं। ये पूछा था कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा की बात कही गई है? तो सबसे सरल क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में संविधान में भाषा की बात की गई है। कितनी भाषाएं हैं? तो ये आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं। पहले 14 भाषाएं थी, अब 18 भाषाएं, फिर 22 भाषाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहां हुई? तो सीधा सा क्वेश्चन है, भोपाल में इस केंद्र की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई क्षमता के अनुसार
थोड़ा सा भोपाल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भोपाल शहर जो है इसे भोज नगरी के नाम से जाना जाता था। भोज नगरी के नाम से जाना जाता था। राजा भोज ने इसकी स्थापना 10वीं 11वीं सदी के आसपास की थी, है ना। तो राजा भोज ने इसको भोज नगरी कहा, भोज नगरी के नाम से इसको स्थापित किया, है ना। और इसके बाद यहाँ पर आक्रमण हुआ मुगलों का, और मुगल में एक मुगल वंश था जिसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था नवाब दोस्त मोहम्मद खान। तो नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने भोज नगरी से इसका नाम भोपाल कर दिया, और तब से लेकर इसे भोपाल कहा जाने लगा। भोपाल को भारत संघ में 1948 2 अक्टूबर में सम्मिलित कर लिया गया, और ये भारत संघ का हिस्सा बन गया, जो कि पार्ट सी के अंतर्गत आता था। और 1972 में इसे सीहोर जिले की तहसील से अलग करके इसे 1972 में जिला बना दिया 2 अक्टूबर को, है ना। याद रखना, वैसे 26 जनवरी में ये पारित हुआ था, और 2 अक्टूबर में फाइनली 1972 में ये जिला बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि सिंचाई क्षमता सुधार हेतु गवर्नमेंट ने $375 का ऋण लिया। $375 करोड़ है ये शायद, है ना। 375 करोड़ देख लेना थोड़ा सा सेट में। $375 का ऋण लिया, किससे लिया, है ना। तो ये लिया एडीबी से। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक से ये ऋण लिया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक जो है ये मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पड़ता है, तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी, है ना, जो कि बहुत सारे देशों को ऋण के रूप में पैसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2016 में एमपी प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जिसने ऐसा पहला विभाग बनाया है। वो विभाग कौन सा है? वो विभाग है आनंद विभाग। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, आपको आनंद विभाग नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद विभाग केवल मध्य प्रदेश में है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि आनंद विभाग करेगा क्या, तो कुल मिलाकर कुछ नहीं है। सरकार की जितनी भी चीजें हैं, विकास की योजनाओं की, उन सभी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना, बहुत सारी चीज़ों की सुख सुविधाएं मानवों को देना, व्यक्तियों तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना, समाज के निचले तबके गरीब मजदूरों तक पहुंचाना आनंद विभाग का काम है। कुल मिलाकर लोगों को आनंद मिलना लगे, तो ये केवल कहने की बातें हैं, होता वगैरह सरकार में कुछ नहीं है। नेक्स्ट कुछ जिलों के नाम थे, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और आपका सतना। इन जिलों में बाह्य एकीकृत नियंत्रण कमान केंद्र द्वारा निगरानी की जा रही है। इन जिलों में नियंत्रण कमान केंद्र से निगरानी की जा रही है। पूछा था कि उस केंद्र को कहां स्थापित किया गया है, तो उस केंद्र को सागर जिले में स्थापित किया गया है। सागर जिला केंद्र होगा, और वो केंद्र से इन सारे जिलों को क्या किया जाएगा, निगरानी की जाएगी। किसके लिए? ये कुल मिलाकर इन जिलों को डेवलप करने वाला एक नियंत्रण बोर्ड है, जो कि इनको डेवलप करेगा। कहीं ना कहीं ये स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संविधान से फिर पूछ लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो सीधा सा मैंने आपको बताया था। राज्यपाल अगर आप पूछे राज्यपाल किस आर्टिकल में होगा, तो 153। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत होगा, तो 153। नियुक्ति पूछी है यहां पर, नियुक्ति, इसलिए 155 आएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के बताया है कि एक आर्टिकल में नियुक्ति दी होती है, एक में उसी का चुनाव दिया होता है, एक में उसका पद का नाम दिया होता है, एक में उसकी योग्यता, एक में उसकी निहरता, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें लगातार दी होती हैं। तो नियुक्ति पूछा है, तो 155 में राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सौर स्मारक कहाँ स्थित है। बच्चा जानता है, सौर स्मारक भोपाल में स्थित है। अगर भोपाल में आपने नहीं देखा है, तो आप डीवी मॉल के थोड़े से ऊपर जाइए, है ना। डीवी मॉल से आप थोड़ा सा ऊपर जाइए। ऊपर जाने का मतलब ये है कि डीवी मॉल से आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ जाएंगे, तो डीवी मॉल के जस्ट बाजू में आपको सौर स्मारक मिल जाएगा। भारत में एकमात्र सौर स्मारक है जो भोपाल में स्थित है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, इसका आंसर आप मुझे देंगे कि इसका उद्घाटन कब किया गया। एक बार व्यापम ने पूछा था कि सौर स्मारक की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 62 फीट। 62 फीट कन्वर्ट कर लेना आप इसे मीटर में, हो सकता है अगली बार मीटर में पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में भारत रत्न किसको दिया गया, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं 2014 में भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर या बॉम्बे बॉम्बर
सचिन तेंदुलकर को दिया है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है ना। सचिन को 2014 में दिया गया, इसके बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया और हाल फिलहाल में 3 लोगों को दिया है जिनका नाम है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और एक और कौन नाम है, नानाजी देशमुख, है ना। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को हाल फिलहाल में भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और 1954 में सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया था। साथ में 2 व्यक्ति और थे, सीवी रमन और राजगोपालाचार्य, लेकिन पहली बार जो सीढ़ी पर चढ़कर उन्होंने लिया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ये बच्चा जानता है कि भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो ताजुल मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है। बाय डिफॉल्ट एशिया की भी सबसे बड़ी है और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी हो जाएगी। अब पूछ लिया जा सकता है कि ये ताजुल मस्जिद जो है ये किसके द्वारा बनवाई गई, तो ये शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। ये जो है ये शाहजहां बेगम के द्वारा बनाई गई थी। और भारत की सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही है जिसका नाम है ढाई सीढ़ी। जिसका नाम क्या है, ढाई सीढ़ी। और ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण नवाब दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सैडल पीक चोटी कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। और ये सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय योजना का प्रथम ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है ना। भारत में जितनी भी योजनाएं आती हैं, इन योजनाओं की शुरुआत सबसे पहले एक व्यक्ति ने की थी जिनका नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि एक महान इंजीनियर थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। भारत के पहले इंजीनियर थे और इन्होंने एक प्लान तैयार किया था जिसे विश्वेश्वरैया प्लान या विश्वेश्वरैया योजना कहा जाता है। उसी को योजना का पहला ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत डिटेल से मैंने इकोनॉमी में समझाया है कि कैसे बॉम्बे प्लान आया, कैसे विश्वेश्वरैया योजना आई, है ना, कैसे फिर भारत में योजना आयोग बना, कैसे फिर भारत में पंचवर्षीय योजना बना, है ना। फिर बहुत सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल से इकोनॉमी वाले सेक्शन में समझाया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इकोनॉमी देख लेंगे। अंतिम क्वेश्चन जो है, जुलाई 2018 में एंजेली एला मेनन को कला में कालिदास सम्मान दिया गया। एंजेली एला मेनन को कला में कौन सा अवार्ड दिया गया, ये पूछा था, तो ये दिया है कालिदास सम्मान। अब याद करो, पिछले सेट पेपर में ये पूछा था कि 2018 का कालिदास सम्मान किसे मिला, पिछले ही सेट में। तो 2018 का कालिदास सम्मान, उसमें आंसर था एंजेली एला मेनन। तो वहां के आंसर को इसमें क्वेश्चन में रख दिया। एंजेली एला मेनन को कौन सा पुरस्कार मिला, कालिदास सम्मान। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि एंजेली एला मेनन को कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में मिला, तो कला क्षेत्र में। बात क्लियर है। तो बस आगे पीछे करके क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन 20 क्वेश्चनों के साथ साथ मैंने लगभग 40 क्वेश्चन आपको, 50 क्वेश्चन आपको और बता दिए हैं, जो कि इनके आसपास के क्वेश्चन हैं और इनसे आने की पूरी संभावना है ना। तो निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।